हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। दोस्तों 1994 का एक केस भारत में पी रत्नम का केस कहा जाता है। उस केस में लबोलुआब ये आया था कि अगर हमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है तो राइट टू डाई भी होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा ही स्पेशल केस आया। ये 94 का केस था। 1996 मार्च 1996 का एक केस आता है जिसको ज्ञान कौर केस कहते हैं। ज्ञान कौर केस में क्या हुआ कि पति पत्नी ये जो दोनों थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि सर आपने तो कहा था कि राइट टू डाई भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो अगर हम किसी को उसके राइट टू डाई में सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कैसे सजा के हकदार कैसे हो सकते हैं। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट का माथा ठनका कि हम अनजाने में किस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि उस समय अगर आपको पता हो तो जो भारतीय दंड संहिता है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड है, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है, उसमें सेक्शन 309 यानी कि धारा 309 जो थी वो सुसाइड से जुड़ी थी और बड़ा ही विवाद होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राइट टू डाई फिलहाल तो इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। बट एक बहुत ही विभत्स केस आया भारत में अरुणा शॉनबॉक का, जो उनके ही एक कॉलीग ने हॉस्पिटल में उनके साथ बड़ी ही गलत हरकत की। उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक ऑलमोस्ट 73 से वो कोमा में रही। और फिर उनके जो परिजन थे, उनके जानने वाले थे, वो उनके लिए इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया की वकालत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जाते जाते उसने खैर पैसिव यूथेनेशिया की बात की थी, लेकिन बात यहां पे भी नहीं रुक रही थी। पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो होती है, कई जगह ये केस आ रहे थे कि उनके वयोवृद्ध अगर किसी के घर में हॉस्पिटल में चले जा रहे थे तो उनको भी इस कारण पैसिव यूथेनेशिया की बात कर ली जाती थी कि उनकी जमीन जायदाद जो है वो भाई उनके परिवार वालों के नाम आ जाएगी। मतलब टारगेटेड भी लग रहा था। तो 2018 का एक केस आता है कॉमन कॉज। उसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करता है कि फ्री लिविंग विल की भी बात हो कि अगर कोई आदमी इस वेजिटेटिव स्टेट में, कंडीशन में है, तो वो ऑलरेडी अपनी एक लिविंग विल लिख के चले जाए कि हम जाएंगे तो हमारे बाद ये चीजें इस प्रकार से इनको मिलेंगी। खैर, तो ये तो भारत में एक जर्नी थी। लेकिन अभी भी भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्टिव यूथेनेशिया है, इट इज नॉट अलाउड। पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। फ्रांस की असेंबली ने इसको एज अ कानून अडॉप्ट किया। भारत में इसके लिए कोई डिटेल कानून नहीं है। आज हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ स्तर पे जाके हम डिटेल में जाके इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी खबरें आपने देखी होगी इस दौरान फ्रांस में, ठीक है। ये हिंदी से जुड़ी और इंग्लिश में बहुत सारी खबरें लगातार न्यूज़पेपर में थी और बच्चे बहुत मैसेज कर रहे थे कि सर इनको एक बार कवर कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने हालांकि यूथेनेशिया पे एक बड़ा लंबा वीडियो किया हुआ है, वो 1-2 साल हो गए। अगर मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम पे वापस उसको शेयर करूं। तो खैर, तो फ्रांस एक वाहिद ऐसा देश बना जिसने लाइलाज रोग से पीड़ित जो वयस्क हैं उनको मौत चुनने का अधिकार मिला, ठीक है, दिया। मतलब इट्स नॉट कि कोई भी ले सके। जो ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो क्यूरेबल नहीं है, लाइलाज हो चुका है, उस कंडीशन में, ठीक है। इस संबंध में संसद ने निचले सदन में एक बिल मंजूरी दे दी गई। यहां पे बाकायदा बात चल रही है, ठीक है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बताता चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय 2 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। मैं खुद लेता हूं, हर उस स्तर तक जाके लेता हूं जहां पे बच्चे को एकदम क्लियर हो जाए कि ऑप्शन में कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। आपको जुड़ना है तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं। 2 जून से बैच चल रहा है और चूंकि अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल भी चल रही है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट नहीं भी है तो भी बहुत ही लमसम मनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। गिवन कि आप UPSC में रैंक लाएं तो कोई कंपेरिजन नहीं। तो इट इज़ गुड टू चूज हिंदी लिटरेचर, द बेस्ट ऑप्शनल, आपकी कॉल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं जो फ्रांस में निवास करते हैं, उनके लिए लाइलाज गंभीर और जीवन के खतरे में डालने वाली बीमारी से पीड़ित हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? जो एक्टिव यूथेनेशिया है। इसमें एक और पार्ट बाद में आएगा जहां पे अब इसको असिस्टिव सुसाइड कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि यहां पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। रोगी को अपने निर्णय में सक्षम होना चाहिए और किसी भी दबाव में नहीं होना चाहिए। एक चिकित्सकीय टीम 15 दिनों तक उसके अनुरोध की समीक्षा करेगी। भारत में भी ऐसा है कि जो पैसिव यूथेनेशिया की बात करते हैं उसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी लेना पड़ता है। तो यहां पर भी बाकायदा चिकित्सकीय टीम चेक करेगी, देखेगी, 15 दिन तक
अनुरोध की समीक्षा करेगी एंड देन वो निर्णय देगी कि चलो ठीक है, नाउ आप इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 दिन की प्रतीक्षा अवधि भी रखी जाएगी जिसके सुनिश्चित किया जा सके कि रोगी निर्णय को लेकर दृढ़ हो सकता है कि इंटरनली कुछ आए कि नहीं, उसके मन में थोड़ी सी भी ऐसी बात हो कि वो बचना चाहता हो, जिंदगी जीना चाहता हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। और गाहे बगाहे जो दुनिया है उसमें इस प्रकार की आशाएं आ जाती हैं हमें निश्चित तौर पे, ऐसी बात भी है। ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों में सहायता प्राप्त मृत्यु यानी कि असिस्टिव जो क्या कहते हैं यूथनेशिया है वो है, पहले से चल रही है। एक और वीडियो मैंने किया था रिगार्डिंग द केस ऑफ क्यूरियस केस ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो मे भी अगर वो मिलेगा तो भी शेयर करूंगा, क्योंकि जो अलग अलग देशों की जो केस स्टडीज होती है ना, वो हमको इसको थोड़ा और डिटेल में समझने में मदद करती है। ठीक है, तो मे भी या तो मैं नीचे पिन करा दूंगा या तो मैं कोशिश करूंगा उसको अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूं। तो ये कुछ देश है जहां पे इस प्रकार की जो सहायता प्राप्त या जो असिस्टिव यूथनेशिया अलाउड। ठीक है, बात करें तो रोगी स्वयं, डॉक्टर या जो विश्वास पात्र की मदद से घातक दवा सेवन कर सकते हैं। ठीक है, या तो खुद कर सकते हैं या कोई उनका घर का ऐसा व्यक्ति हो जो उनको करा सके, वो करा सकता है। यह कानून 2026 तक प्रभावी हो सकता है यदि सीनेट भी इसको मंजूरी दे दे। तो कुल मिलाकर बात तो हो रही है, भारत में भी इसकी बहुत बात हुई नहीं है, ये कोर्ट या न्यायपालिका के दायरे तक ही सीमित रही, उसके आगे ये बात अभी नहीं आई। ठीक है, बात करें इसके आगे की, तो वर्तमान में फ्रांस में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेशिया जो है वो है जिसमें जीवन रक्षक उपकरण हटा दिए जाते हैं और गहरी बेहोशी की अनुमति है। हम इसको समझाएंगे भी, एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, अभी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, इच्छा मृत्यु के प्रकार देखे जाए तो बेसिकली हमने देखा कि पहला जो है सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसके भी मैं बात कर रहा था, एक्टिव यूथनेशिया। अभी तो देर पहले जो फ्रांस में जो अलाउ किया गया दैट इज एक्टिव यूथनेशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सक्रिय इच्छा मृत्यु तब होती है जब चिकित्सक पेशेवर यानी जो डॉक्टर होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कुछ करता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई घातक इंजेक्शन दे देना। ठीक है, कोई घातक इंजेक्शन दे देना। ठीक है, दूसरा है वो उसको कहते हैं पैसिव यूथनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जो भारत में एक्चुअली है। यहां पे क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है कि चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य है, मतलब आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है उसको धीमे धीमे बंद कर दिया जाए। ठीक है, यही है, या दवाई धीमे धीमे आपकी कम कर दी जाए, तो ये पैसिव यूथनेशिया है। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थक उपकरणों को बंद कर देना धीमे धीमे। ठीक है, या वापस लेना मतलब कुल मिलाकर रोक देना। ठीक है, वेंटिलेटर बंद कर देना, जीवन रक्षक दवा न देना, धीमे धीमे इसको कम कर देना, दिस इज पैसिव यूथनेशिया। और सीधे उसको जहर देके मार देना इज एक्टिव यूथनेशिया। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। जो एक और चीज जुड़ रही है जो मैं अभी फ्रांस के केस में बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड असिस्टेड सुसाइड। क्या है, इसमें डॉक्टर प्राण घातक दवा प्रिस्क्राइब करता है जिससे रोगी स्वयं अपनी इच्छा से खाकर अपने जीवन का अंत कर लेता है। ठीक है, ये थोड़ा सा और एक्टिव यूथनेशिया का ही एक अगला कदम है जहां पे इस प्रकार की बात होती है, इस प्रकार की चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बात करें अगर भारत के केस में भी या बाकी जगहों पे, तो असिस्टेड डाइंग होती है, असिस्टेड सुसाइड की मैंने बात की, इससे जुड़े कुछ नैतिक मुद्दे हैं कि करके इनको बात कर ले। पहली बात क्या है, दबाव का खतरा क्या है कि लाइलाज बीमारी न होने पर भी बुजुर्ग या दिव्यांग लोगों पर यह कदम उठाने का दबाव डाला जा सकता है। हो सकता है घर वाले इस बात को लेके बहुत बार परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा हो कि नहीं यार अब इसको मर जाना चाहिए, और एक नैतिक दबाव बनाया जाए कि नहीं तुम्हें तो अब इसकी मांग कर लेनी चाहिए। और अगर हम सिर्फ बॉलीवुड मूवीज की बात करें, ठीक है, या भारत में समाज की बात करें या न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं इवन भारत में। तो ये तो एक ऐसी बात है जो और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, अगला क्या है, इस बात की भी आशंका है कि इसका गलत उपयोग किया जा सके, जैसे कि नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में विशेष रूप से मानसिक रोगियों के मामले में ऐसी जांच की गई है। कई बार क्या होता है यार कि कुछ माता पिता या गार्जियंस, उनको ये लगता है कि जिस बच्चे को हम पाल रहे हैं या जो हमारे घर में ये व्यक्ति है, ये मानसिक रूप से उस स्तर तक नहीं है जहाँ पे ये अपनी गतिविधियों को खुद से देख रेख कर सके। बार बार हमको इसका सपोर्ट बनना पड़ता है, ये हमारे ऊपर बोझ है, तो क्यों ना क्या किया जाए, इसको असिस्टेड डाइंग की तरफ आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, जीवन के सार्थकता की बात होती है। ठीक है, मानव जीवन अमूल्य है, इसे समाप्त करना नैतिक रूप से गलत माना जाता है। अगर हम भारत की पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो 84,000 योनियों के बाद ये जीवन प्राप्त होता है। समस्त जो जीव जंतु होते हैं उनमें सबसे सुपीरियर मानव को माना जाता है। जिंदगी के बहुत से मूल्य हैं, बहुत से कार्य होते हैं, बहुत से कर्म होते हैं जिनको जिंदगी से अटैच किया जाता है, तो उसको एकदम से छीन लेना सही नहीं माना जाता, एथिकली नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है। ठीक है, जीवन की सार्थकता की, यस मानव जीवन अमूल्य है, इसको तुमने खैर वही चीजें रिपीट हो गया। मेडिकल एथिक्स के खिलाफ, यस डॉक्टर और नर्स इनका कर्तव्य क्या है कि रोगी की देखभाल करें और जीवन बचाए, न कि उसके जीवन का अंत करें। और एक और बात है जो कई बार सामने आती है, नहीं आ पाती है, देखो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, कई बार उनको इस प्रकार के
मरीजों की जरूरत होती है जो किसी विशेष बीमारी से गुजर रहे हो, ताकि भविष्य में उसके इलाज को वो खोज सके, उसका इलाज वो देख सके। तो वो लोग जो इस प्रकार के रोगों पे एक्चुअली में रिसर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ऑप्शंस कम हो जाएंगे, वरना क्योंकि ये तो मर ही गया, जब मर गया तो फिर कैसे काम कर पाएंगे। तो जो मेडिकल फील्ड होती है उसमें अक्सर इसकी बात की जाती है, इस बात को तरजीह दी जाती है कि इस प्रकार के जो केसेस हों वहां पे जो वेजिटेटिव स्टेट होती है, वहां पे जो पेशेंट्स हैं उन पे बहुत से प्रैक्टिकल किए जाएं। अगर उनमें सुधार आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सीख सकेंगे। हालांकि कोई अलाउ नहीं करता है कि हमारे परिवार के साथ ही प्रैक्टिकल करोगे। वही बात है कि भगत सिंह सबको दूसरे के घर में चाहिए, यहाँ इस केस में भी वही है कि नहीं, जल्दी जल्दी निपटाओ यार, क्यों ही उस पर प्रैक्टिस करनी है, बात करनी है। ठीक है, बात करें इसके आगे की, तो भारत में इच्छा मृत्यु क्या है, कोई कानून नहीं, मैंने शुरुआत में इसकी बात की थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल पैसिव यूथनेशिया यानी कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसकी अनुमति दी गई है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, तो अभी मैंने आपको जो इसके पहले जो 4 बात बताई थी, चारों याद कर लेना, 2 जो प्रमुख है मैंने लिख रहा हूं, पी रत्नम, ज्ञान कौर, अरुणा शॉनबॉग और कॉमन कॉज। तो 2 के मैं यहां पर जिक्र किया जो लैंडमार्क थे, जिन्होंने इसको दिशा में बदला। तो जो 2018 का रिसेंट केस है, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ व अन्य, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी है, क्योंकि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ही, पर राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए। ठीक है, तो सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और पैसिव यूथनेशिया की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया है। ठीक है, इसके पहले अरुणा शॉनबॉग जो 2011 का केस था, स्थायी रूप से वेजिटेटिव स्टेट वाले रोगियों के मामले में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी गई थी। इसमें एक चीज और जुड़ी थी, क्या कहते हैं, कॉमन कॉज वाले केस में लिविंग विल वाला। तो लिविंग विल को मैंने शुरुआत में समझा दिया, तो जब आप पढ़ना तो इन चारों केसेस को एक साथ में पढ़ना। इट्स पी रत्नम, ज्ञान कौर, अरुणा शॉनबॉग एंड देन कॉमन कॉज, इनको एक साथ में पढ़ना। ठीक है, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप विदेश में कुछ केसेस को भी देख सकते हैं जहां पे विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल्स के द्वारा एक्टिव या पैसिव यूथनेशिया तक वो लोग पहुंचे। तो जब भी पढ़िए तो सर्वांगीण रूप से पढ़िए। ठीक है, ठीक है, चलिए। और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसके लिए हाई कोर्ट की मंजूरी चाहिए, मतलब ये जो पैसिव यूथनेशिया है इसके लिए हाई कोर्ट की मंजूरी चाहिए। ये एक बात इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं बताता चल रहा हूं। चलो, तो अर्ली स्टार्ट ऑफर चल रहा है स्टडी IQ में। 31 मई से हमारा जो पीटीआई फाउंडेशन बैच है इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। डू नॉट गेट लेट फॉर दिस। आपको अगर एडमिशन लेना है तो नीचे लिंक दी होगी, या स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाके आप हमारे शानदार बैचेस से जुड़ सकते हैं। देखिए, ये जो पीछे आप हमारे क्रिएटिव्स देखते हैं ये बदलते रहेंगे, पर हमारा कोर्स जो है वो हमेशा यूनिक रहता है, शानदार रहता है, वो नहीं बदलेगा। उसके शानदार फीचर्स हमेशा सेम रहेंगे। तो कभी भी आप स्टडी IQ से जुड़ना चाहते हैं तो गिवन की कौन सी सेल चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, आप कभी भी हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। बस इस कोड को याद रखिएगा, विकास लाइव कोड को। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास करके आप लिख सकते हैं, या vikas.singh@studyIQ.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज द कोड। तो फॉर एनी कोर्स एट स्टडी IQ यू कैन, For any course at Study IQ, you can use this code for maximum discount. अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा आपको, और आप Study IQ से, हमसे, हमारे परिवार से जुड़ सकेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा होगा तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए, समझाइए, बताइए, शेयर कीजिए। आपका क्या विचार है इस एक्टिव यूथनेशिया को लेके, जो असिस्टिव साइड है इसको लेके, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।